नमस्कार दोस्तों, विकास एनालिसिस में आप सभी का स्वागत है। और दोस्तों, आज हम टीचर भर्ती एग्ज़ाम में पूछे गए साइंस के प्रीवियस ईयर प्रश्न को देखेंगे दोस्तों, जो कि आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। दोस्तों, ये सभी आपके प्रीवियस ईयर प्रश्न हैं जो आपके टीचर भर्ती एग्ज़ाम में, फिर चाहे वो आपका सी टेट हो, यूपी टेट हो, सीजी टेट हो, या फिर जितने भी टीचर भर्ती एग्ज़ाम उनमें पूछे जा चुके हैं। तो चलिए दोस्तों, इन सब प्रश्न को सॉल्व करते हैं। पहला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से किसमें परमाणुओं की संख्या अधिकतम है ना। परमाणुओं की संख्या किसमें अधिकतम है वो आपको बताना है। पहला ऑप्शन दिया गया है नाइट्रोजन के 16 ग्राम, दूसरा है मीथेन के 16 ग्राम, तीसरा ऑप्शन है ऑक्सीजन के 16 ग्राम और चौथा है आपका कार्बन डाइऑक्साइड के 16 ग्राम में। तो इनमें से बताना है कि किसमें परमाणुओं की संख्या सबसे ज़्यादा है। तो परमाणुओं की संख्या निकालने के लिए एक फॉर्मूला होता है जिसे हम यहाँ पे लिख देते हैं एटॉमिक नंबर, है ना। एटॉमिक नंबर यानी कि परमाणुओं की संख्या इक्वल टू होता है आपका एटॉमिक मास होता है ना। एटॉमिक मास हम यहाँ पे शॉर्ट में लिख दे रहे हैं एटॉमिक मास अपॉन में होता है आपका एटॉमिक का वेट होता है ना। एटॉमिक वेट यानी कि परमाणु का भार। ये आपका एटॉमिक मास जो होता है ये आपका ग्राम में होना चाहिए, है ना। ये आपका ग्राम में होना चाहिए। तो इसी फॉर्मूले में रख करके हम जो है यहाँ पे इसकी कैलकुलेशन करेंगे। तो चलिए यहाँ पे देख लेते हैं। पहला ऑप्शन में दिया गया है नाइट्रोजन के 16 ग्राम, है ना। तो नाइट्रोजन के 16 ग्राम बोला जा रहा है। यहाँ पे हमको दिया गया है एटॉमिक मास कितना दिया गया है, 16 ग्राम दिया गया है ना। और नाइट्रोजन के, तो नाइट्रोजन का हम जानते हैं कि नाइट्रोजन का जो परमाणु भार होता है वो कितना होता है, तो वो हो जाएगा यहाँ पे आपका 14, है ना। कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा। तो यहाँ पे हम यहाँ पे वैल्यू रख देंगे। एटॉमिक नंबर इस तरह से हम निकाल सकते हैं। ये हो जाएगा आपका एटॉमिक जो आपका मास दिया गया है वो 16 बटे में आपका दिया गया है यहाँ पे एटॉमिक वेट। तो कितना हो जाएगा, ये 14 हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 4/7, है ना। तो और इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 0.75, है ना। 0.75 क्या हो जाएगा, पहले ऑप्शन का नाइट्रोजन के 16 ग्राम का जो होगा आपका एटॉमिक नंबर निकल के आ जाएगा। इसी तरीके से हम जो है दूसरे ऑप्शन को भी देख लेते हैं। यहाँ पे मीथेन का 16 ग्राम दिया गया है ना। तो मीथेन का यहाँ पे हम क्या निकाल लेते हैं, परमाणु भार निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे कार्बन CH4, है ना। तो कार्बन का कितना हो जाएगा, यहाँ पे आपका कार्बन का हो जाएगा आपका यहाँ पे 12, है ना। कार्बन का 12 हो जाएगा, इंटू प्लस में कर देंगे 4, और हाइड्रोजन की कितनी होती है 1, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 16। तो ये कितना हो गया आपका यहाँ पे 16 ग्राम हो गया। तो यहाँ पे हमारा एटॉमिक नंबर जो हो जाएगा, यानी कि एटॉमिक नंबर कितना हो जाएगा हमारा, वो हो जाएगा 16। परमाणु द्रव्यमान कितना दिया गया है, 16 ग्राम, है ना। 16 ग्राम बटे में जो परमाणु भार है वो कितना है, तो 16। तो ये कट के निकल के आ जाएगा, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 1। यानी कि जो आपका दूसरा ऑप्शन दिया गया है मीथेन के 16 ग्राम में परमाणु की संख्या कितनी है, तो वो आ गया यहाँ पे आपका 1। इसी तरह से हम तीसरे ऑप्शन को भी देख लेते हैं, जो कि ऑक्सीजन के 16 ग्राम दिया गया है ना। तो ऑक्सीजन में परमाणु का भार कितना होता है, तो ऑक्सीजन के एक अणु में कितने हो जाते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा 16 × 2, तो ये हो जाएगा आपका कितना, 32 हो गया। अब 32 को हम किससे डिवाइड कर देंगे, यहाँ पे आपका है 16 ग्राम दिया गया है ना। परमाणुओं की जो मास दी गई है, कितना दिएगा, परमाणु द्रव्यमान वो 16 बटे में 32 कर देंगे, तो ये आपका कितना हो जाएगा, हाफ, यानी कि आपका ये 0.5 ग्राम आ जाएगा, है ना। यहाँ पे हमारा मीथेन का कितना आया था, 1 आया था, इसका कितना आया 0.57 आया था, है ना। और इसी तरह से हमारे जो तीसरा ऑप्शन है उसका निकल के आ गया 0.5। इसी तरीके से हमारे जो चौथा ऑप्शन दिया गया आपका कार्बन डाइऑक्साइड के 16 ग्राम। तो कार्बन डाइऑक्साइड का परमाणु भार निकाल लेते हैं ना। तो यहाँ पे CO2, तो कार्बन डाइऑक्साइड का परमाणु भार कितना हो जाएगा, कार्बन का 12 प्लस 2 इंटू में हो जाएगा ऑक्सीजन का कितना होता है 16, है ना। तो ये हो गया आपका 12 प्लस 32, है ना। तो इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, ये आपका 44 हो जाएगा। तो यहाँ पे आपके कार्बन डाइऑक्साइड में परमाणुओं की संख्या निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इसको डिवाइड कर देंगे 16 बटे 44 से। तो ये आपका निकल के आ जाएगा कितना, 4/11, यानी कि ये आपका आ जाएगा पॉइंट में 0.36 के आसपास लगभग आ जाएगा, है ना। तो 0.36 आ गया। यहाँ पे आपका कितना आ गया, 0.36 आ गया। ऑक्सीजन के कितने आए, तो 0.5,
इसी तरीके से मीथेन का कितना आया आपका 1 निकल के आया और नाइट्रोजन का आ गया आपका 0.57। तो यहाँ से आपको पता लग रहा होगा कि किसमें परमाणु की संख्या सबसे ज़्यादा है। तो दूसरा ऑप्शन मीथेन के 16 ग्राम है ना, CH4 के 16 ग्राम में परमाणुओं की संख्या क्या है सबसे ज़्यादा है। तो यहाँ पे आपका दूसरा वाला ऑप्शन जो होगा करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न दिया है यहाँ पे, प्रयोगशाला में एथिलीन और एसिटिलीन को निम्न में से किसके द्वारा विभेदित किया जाता है ना, विभेदित किया जाता है ये पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे आपका एथिलीन दिया गया है और एसिटिलीन दिया गया है। तो यहाँ पे आप जानते होंगे कि जो एसिटिलीन होता है ना, CH ट्रिपल बॉन्ड है ना, CH ट्रिपल बॉन्ड CH, जब इसको आप सिल्वर नाइट्रेट से अभिक्रिया करते हैं ना, जो टॉलेन अभिकर्मक होता है सिल्वर नाइट्रेट AgNO3 है ना, सिल्वर नाइट्रेट प्लस इसको हम अमोनियम हाइड्रोक्साइड के साथ अभिक्रिया कराते हैं NH4OH के साथ। तो ये आपका रिएक्ट करने के बाद क्या देता है, आपका सिल्वर एसिटिलाइट देता है ना। सिल्वर एसिटिलाइट क्या होता है आपका AgC ट्रिपल बॉन्ड और ये हो जाएगा कार्बन के साथ आपका सिल्वर जुड़ जाता है, जो कि आपका एक प्रेसिपिटेट देता है ना, सफ़ेद अवक्षेप बोलते हैं जिसको, सफ़ेद रंग का क्या देता है अवक्षेप दे देता है ना। यही जो होता है आपका क्या होता है टॉलेन अभिकर्मक कहलाता है। जो सिल्वर नाइट्रेट विलयन होता है जो अमोनियम हाइड्रोक्साइड के साथ किया करता है उसी को हम टॉलेन रिजेंट कहते हैं। तो यहाँ पे आपका कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर C जो होगा यहाँ पे आपका क्या होगा टॉलेन रिजेंट यानी कि टॉलेन अभिकर्मक करेक्ट हो जाएगा है ना। और यहाँ पे आपको दिया गया है कि एथिलीन है ना, एथिलीन के साथ अगर हम रिएक्ट कराएंगे, एथिलीन का फॉर्मूला क्या होता है CH2 डबल बॉन्ड CH2 है ना। जब इसको हम सिल्वर नाइट्रेट के साथ AgNO3 है ना, इसको आप नोट के तौर पर याद रखिएगा, सिल्वर नाइट्रेट और अमोनियम हाइड्रोक्साइड के साथ जब हम इसको अभिक्रिया कराते हैं तो यहाँ पे कोई रिएक्शन नहीं होता है ना, नो रिएक्शन होता है। यहाँ पे कोई भी रिएक्शन जो है वो नहीं होता है ना, कोई भी रिएक्शन नहीं होता है। तो इसको आप याद रखिएगा, कई बार एग्जाम में दे दिया जाता है तो इसको आप जरूर से याद रखिएगा। तो यहाँ पे हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा, वो होगा आपका टॉलेन अभिकर्मक, ऑप्शन C आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न दिया गया आपका, निम्न यौगिकों में से किसमें ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण संख्या +2 है ना। ऑक्सीजन की जो ऑक्सीकरण संख्या है +2 किसमें है वो पूछा जा रहा है। तो चलिए एक एक करके सभी ऑप्शन को देख लेते हैं। तो यहाँ पे आपका पहला ऑप्शन दिया गया है जिसमें OF2 लिखा है ना, तो हमें ऑक्सीजन की निकालनी है। तो ऑक्सीजन को हम मान लेते हैं X प्लस ये हो जाएगा आपका 2 इंटू में फ्लोरीन की जो क्या बोला जाए ऑक्सीजन जो होती है ऑक्सीकरण संख्या या फिर उसकी संयोजकता कितनी होती है तो -1 इक्वल टू कोई आवेश नहीं है तो ये 0 हो गया। तो यहाँ पे आपका निकल के आ जाएगा x - 2 इक्वल टू 0, यानी x की वैल्यू जो होगी वो क्या होगी +2 यहाँ पे निकल के आ गया है ना। ये आपका ऑप्शन नंबर 1 जो होगा यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। बाकी ऑप्शन को भी देख लेते हैं कि बाकी ऑप्शन में भी आ जाए तो यहाँ पे आपको दिए ऑक्सीजन का निकालना है तो हम ऑक्सीजन को मान लेते हैं x और सोडियम का है यहाँ पे 2 और ये हो जाएगी इसकी +1 संयोजकता प्लस का x इक्वल टू 0। तो यहाँ पे हम देखें तो x की वैल्यू कितनी आ रही -2, तो ये तो हमारा नहीं हो सकता क्योंकि हमें +2 ऑक्सीकरण लाना है। तो ऑप्शन बी हमारा गलत हो जाएगा। इसी तरह से अगर हम ऑप्शन 3 को देखें तो ऑप्शन 3 में क्या दिया गया है सोडियम के साथ NaO2 दिया है ना। तो Na को हम क्या ऑक्सीजन को निकालना है तो ये हमारा 2 और ये हो गया x प्लस का हो जाएगा आपका 1 इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू यहाँ से आपकी 1/2 में आ जाएगा, वो भी नेगेटिव में है ना। तो ये आपका 0.5 निकल के आ रहा है नेगेटिव में, तो ये भी हमारा रॉन्ग हो जाएगा। और जो आपका लास्ट ऑप्शन दिया गया है NaO3 है ना, तो यहाँ पे हमें ऑक्सीजन कितना है यहाँ पे 3 है ना। तो यहाँ पे x 3x हो गया +1 इक्वल टू 0। सोडियम की जो संयोजकता है वो कितनी है +1 है, तो यहाँ से हमारी x की वैल्यू -1/3 आ गया, तो ये भी हमारा रॉन्ग हो जाएगा। तो कौन से जो ऑप्शन है उसमें +2 ऑक्सीकरण दे रहा है ऑक्सीजन की, तो वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर A है ना। इसी तरह से आप और भी अगर आपको क्वेश्चन मिले तो आप इस तरह से चेक कर सकते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका, प्राकृतिक रबर का एकलक होता है ना, प्राकृतिक जो रबर है नेचुरल रबर है उसका मोनोमर क्या होता है ये पूछा जा रहा है ना। अक्सर एग्जाम में ये प्रश्न जो है
पूछा जाता है। तो चलिए एक एक करके सभी ऑप्शन को देख लेते हैं कि क्या जो है आपका सही आंसर होगा। तो यहाँ पे आपका पहला ऑप्शन दिया गया है नियोप्रीन, है ना। तो नियोप्रीन क्या होता है, एक तरह का ये संश्लेषित रबर होता है ना, याद रखिएगा एक तरह का क्या है, संश्लेषित रबर होता है ना, एक संश्लेषित रबर होता है क्या, नियोप्रीन। और नियोप्रीन के बाद दिया गया आपका क्या दिया गया है यहाँ पे, तीसरा ऑप्शन देख लीजिए, ये आपका टेरिलिन है ना। टेरिलिन क्या होता है, ये भी आपका क्या होता है, एक तरह का संश्लेषित रबर या बहुलक होता है ना। और एक बात याद रखिएगा टेरिलिन को लेकर के कि ये मानव द्वारा निर्मित है ना, मानव द्वारा बनाया गया, मानव द्वारा बनाया गया है ना, बनाया गया पहला जो था क्या था, रेशा था, है ना, पहला रेशा था। तो इसको भी आप याद रखिएगा, कई बार एग्जाम में पूछा गया। तो टेरिलिन क्या है, मानव द्वारा बनाया गया पहला रेशा था, है ना। टेरिलिन के अंतर्गत और क्या क्या आते हैं, तो यहाँ पे आते हैं आपका पीवीसी, है ना, पीवीसी आ जाते हैं, नाइलॉन आ जाता है ना, नाइलॉन, नाइलॉन हो गया, नाइलॉन 6 और क्या आता है आपका टेफ्लॉन, है ना, टेफ्लॉन भी जो होता है वो आपका इसी के अंतर्गत आ जाता है। यहाँ पे आपका चौथा ऑप्शन दिया गया है, चौथे ऑप्शन में ऑर्लॉन करके ऑप्शन दिया गया है ना। ऑर्लॉन का मतलब क्या होता है, एक तरह का पॉली एक्रिलोनाइट्रॉल होता है ना, क्या होता है आपका, इसको लिख देते हैं हम यहाँ पे, पॉली एक्रिलो, है ना, एक्रिलो नाइट्राइल, है ना, नाइट्राइल होता है, पॉली एक्रिलोनाइट्राइल, जिसको हम PAN के रूप में भी जानते हैं ना। कई बार एग्जाम में दिया है कि PAN क्या होता है, इसका फुल फॉर्म नेम लिखिए करके दे देता है ना। जो सर्दी में कपड़े जो बनाए जाते हैं वो इसी के द्वारा बनाए जाते हैं ना। तो आप याद रखिएगा जो पॉली एक्रिलोनाइट्रॉल जो होता है वो ऑर्लॉन को ही कहा जाता है। तो यहाँ पे हमें पूछा था कि प्राकृतिक रबर का एकलक बताइए, है ना। तो प्राकृतिक रबर का एकलक तो आप सभी जान रहे होंगे, वो होता है आपका आइसोप्रीन, है ना, आइसोप्रीन हो जाए यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो हमने आपको यहाँ पे चारों ऑप्शन को जो है डिस्कस कर दिए, आपको अब आगे जो है कोई प्रॉब्लम नहीं होगी अगर इस तरीके से प्रश्न मिलता है तो, है ना। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न दिया है आपका यहाँ पे, रदरफोर्ड के अल्फा कण, है ना, ये आपका ये नहीं होगा, ये अल्फा है ना, रदरफोर्ड के अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग के परिणाम स्वरूप खोजा गया, है ना। किसकी खोज जो है, रदरफोर्ड के अल्फा कण प्रकीर्णन, है ना, इसको आप याद रखेंगे, अल्फा कण प्रकीर्णन, है ना, स्कैटरिंग पर उन्होंने क्या किया था, एक्सपेरिमेंट किया था, उसके परिणाम स्वरूप किस चीज़ की खोज हुई ये पूछा जा रहा है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, वो होगा आपका परमाणु में नाभिक की खोज की गई, है ना। किसकी खोज की गई है, तो परमाणु में नाभिक की खोज की गई है। रदरफोर्ड ने क्या किया, जो पॉजिटिव अल्फा कण थे ना, उन्होंने उस पर क्या किया, स्वर्ण पत्र पर, है ना, ये आपका स्वर्ण पत्र हो गया, इसी पर उन्होंने बौछार किए थे अल्फा कण के, है ना। इस तरीके से उन्होंने अल्फा कण की बौछार किया और बीच में आप सभी जानते हैं कि यहाँ पे आपका न्यूक्लियस पाया जाता है, नाभिक पाया जाता है ना, एन से डिनोट कर देते तो ये आपका न्यूक्लियस था। तो उन्होंने जब स्वर्ण पत्र पर अल्फा कणों की बौछार किए तो कुछ जो थे अल्फा कण जो है सीधे सीधे निकल गए, कुछ कण जो थे वो क्या हो गए, स्कैटर के द्वारा बाहर से यानी कि विचलित हो गए, ऐसे जाए और क्या हो गए, वो विचलित हो गए, और कुछ जो कण थे वो रिटर्न आ गए, है ना, इस तरीके से रिटर्न आ गए। तो इस तरह से उन्होंने अपना प्रयोग किया था, किस पर किए, तो याद रखिएगा पॉजिटिव अल्फा चार्ज थे जिसको उन्होंने सोने के पत्र यानी कि स्वर्ण पत्र पर बौछार किए, है ना। तो यहाँ पे आप और यहाँ पे और फैक्ट जान लीजिए कि यहाँ पे दिया गया है प्रोटॉन, है ना। तो प्रोटॉन क्या होता है, प्रोटॉन जो होता है एक तरह का पॉजिटिव चार्ज होता है ना, प्रोटॉन क्या होता है, एक पॉजिटिव चार्ज होता है, जिसकी खोज किसने की थी, रदरफोर्ड ने की थी, है ना। कई बार ऑप्शन में आपको गोल्डस्टीन भी देखने को मिलता है, तो आप उसको भी याद रखिएगा, अगर रदरफोर्ड ना मिले तो आप गोल्डस्टीन को लगा सकते हैं ना। लेकिन जो है रदरफोर्ड ने ही किसकी खोज की थी, प्रोटॉन की खोज की थी। अगर इस पर आवेश की बात करें तो प्रोटॉन पर कितना आवेश होता है, तो वो होता है आपका प्लस का 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम होता है ना। ये आप याद रखिएगा, एग्जाम में कई बार सीधा जो है पूछ दिया जाता है। अगला यहाँ पे दिया गया ऑप्शन नंबर तीसरे में इलेक्ट्रॉन, है ना। तो इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी, आप सभी जानते होंगे कि इलेक्ट्रॉन की खोज जो है वो किसने की थी, जे थॉमसन ने की थी। किसने की थी, जे थॉमसन ने की थी, है ना। ये क्या होता है, इस पर
इस पर नेगेटिव चार्ज होते हैं ना, इलेक्ट्रॉन पर क्या होते हैं आपके नेगेटिव चार्ज होते हैं, जो कि नाभिक के परमाणु के चारों ओर जो है क्या होते हैं चक्कर लगाते रहते हैं ना, किसी भी परमाणु के चारों ओर कक्षा में चक्कर लगाते रहते हैं। और यहाँ पे आपका दिया गया है परमाणु का द्रव्यमान। तो परमाणु द्रव्यमान तो आप सभी जानते हैं क्या होता है, परमाणु द्रव्यमान जो होता है वो होता है आपका एटॉमिक नंबर, है ना, एटॉमिक नंबर प्लस में आपका क्या होता है यहाँ पे आपका न्यूट्रॉनों की संख्या, है ना, यही को जोड़ दिया जाता है तो आपका क्या निकल जाता है परमाणु द्रव्यमान यानी कि एटॉमिक मास जो है आपका निकल जाता है। तो इसको भी आप याद रखिएगा क्योंकि इससे न्यूमेरिकल भी बनते हैं ना। तो यहाँ पे हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा, वो होगा आपका परमाणु में नाभिक की खोज की गई, है ना। रदरफोर्ड के अल्फा कण प्रकीर्णन के परिणाम स्वरूप किसकी खोज हुई, तो नाभिक के परमाणु में नाभिक की खोज की गई, है ना। तो ऑप्शन नंबर बी जो होगा यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका निम्नलिखित में से कौन एक विषमांगी मिश्रण नहीं है, वो पूछ रहा है ना। विषमांगी नहीं है मतलब कि समांगी मिश्रण होगा। विषमांगी मिश्रण मतलब क्या होता है, जिन पदार्थों में से, है ना, जिन पदार्थों में जो पदार्थ के कण होते हैं ना, जिस मिश्रण में पदार्थ के कणों का गुण समान नहीं होता है ना, गुण जो है क्या नहीं होते, समान नहीं होते, यानी कि अलग अलग होते हैं, गुण समान नहीं होते हैं, अलग अलग होते हैं। और इनके कणों को हम जो है नॉर्मल आंखों से यानी कि नग्न आंखों से हम इन्हें देख सकते हैं, है ना, उसे हम क्या कहते हैं, तो उसे हम विषमांगी मिश्रण कहते हैं ना। क्या कहते हैं हम उन्हें, विषमांगी मिश्रण कहते हैं। जैसे कि अगर एग्जाम्पल दे तो यहाँ पे आपका हो जाएगा दूध, है ना, दूध जो है क्या है आपका यहाँ पे विषमांगी मिश्रण है, क्योंकि दूध में क्या होते हैं बहुत सारे आपके मिश्रण मिले होते हैं। जैसे कि दूध में हो गया आपका प्रोटीन होता है ना, प्रोटीन मिला हुआ होता है, वसा मिला होता है ना, फैट भी आपका दूध में मिला हुआ होता है। तो इन सभी का मिश्रण होता है ना, जिसको हम क्या कर सकते हैं नग्न आंखों से देख सकते हैं। और यहाँ पे आपका रक्त हो गया, ये भी क्या होता है आपका विषमांगी मिश्रण, है ना, रक्त हो गया, धुआं हो गया, है ना, रक्त, धुआं, जेली, जेली जिसको बोलते हैं जेली, बादल, है ना, बादल, और क्या है आपका यहाँ पे मिट्टी, है ना, ये सभी क्या है आपके विषमांगी मिश्रण होते हैं ना, जिसमें जो पदार्थ के कण होते हैं उनके गुण जो होते हैं वो एक समान नहीं होते हैं। तो इसको आप याद रखिएगा। तो यहाँ पे हमें पूछा है कि कौन सा जो होगा विषमांगी मिश्रण नहीं होगा, है ना। तो यहाँ पे आपका कौन सा जो होगा विषमांगी मिश्रण नहीं होगा, तो हो जाएगा आपका हवा, है ना, वायु जो होगा आपका यहाँ पे विषमांगी मिश्रण नहीं होगा, ये आपका क्या हो जाएगा समांगी मिश्रण होगा, है ना। समांगी मिश्रण किसको कहते हैं, अब अगर पूछा जाए तो जिन मिश्रण में पदार्थ के कण के जो गुण होते हैं वो एक समान होते हैं ना, गुण क्या होंगे उनके गुण समान होंगे, है ना। किसकी बात कर रहे हैं हम, समांगी मिश्रण की बात कर रहे हैं ना, ये समांगी मिश्रण है ना, समांगी मिश्रण। समांगी मिश्रण में पदार्थ के जो गुण होंगे वो क्या होंगे, उनके जो संगठन होंगे कंपोनेंट होंगे वो क्या होंगे एक समान होते हैं। और इसको हम नग्न आंखों से क्या कर सकते हैं, या फिर हम इसे खुली हुई नग्न आंखों से नहीं देख सकते, क्या नहीं कर सकते, नहीं देख सकते हैं। जैसे अगर एग्जाम्पल की बात करें जो हमारा समांगी मिश्रण है वो कौन हो जाएगा, जैसे शक्कर, है ना, चीनी का जो जल होगा, चीनी के जल में मिश्रण करेंगे, है ना, शक्कर को जब आप घोलेंगे पानी में तो उसका मिश्रण क्या हो जाएगा, ये आपका समांगी मिश्रण का उदाहरण होगा, है ना, क्या होगा समांगी मिश्रण का उदाहरण होगा। इसी तरह से आपका हवा, है ना, वायु जो होगा ये भी आपका समांगी मिश्रण हो जाएगा। और नमक का जलीय विलयन, है ना, नमक को जब आप पानी में घोल देंगे तो वो भी क्या हो जाएगा आपका समांगी मिश्रण का क्या हो जाएगा उदाहरण हो जाएगा। तो और इसके अलावा जो होता है आपका जो शराब होते हैं ना, शराब, उनको अगर पानी में मिश्रण कर दिया जाए तो वो भी आपका क्या होगा समांगी मिश्रण का उदाहरण हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको क्लियर हो गया होगा कि समांगी मिश्रण किसको कहते हैं और विषमांगी मिश्रण किसे कहते हैं। तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए, हवा या वायु जो होता है हमारा समांगी मिश्रण है। बाकी सभी ये क्या है, तीनों ऑप्शन जो होंगे आपके विषमांगी मिश्रण हो जाएंगे, है ना। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न दिया है यहाँ पे आपका
रेशम पालन क्या कहलाता है ना, जो रेशम का पालन करते हैं वो क्या कहलाता है। तो यहाँ पे आपके 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला है एपीकल्चर, दूसरा पिसीकल्चर, तीसरा सेरीकल्चर और चौथा है आपका एग्रीकल्चर। तो आपको बताना है कि कौन सा जो होगा यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। तो पहला ऑप्शन दिया गया है एपीकल्चर। एपीकल्चर मतलब क्या होता है, ये आपका मधुमक्खी पालन है ना, मधुमक्खी का पालन किया जाता है किसमें, एपीकल्चर में। दूसरा ऑप्शन दिया है आपका पिसीकल्चर। पिसीकल्चर मतलब क्या होता है, ये आपका मछली पालन है ना, यानी कि मछली का पालन किया जाता है, मत्स्य पालन भी इसको कहते हैं ना, तो याद रखिएगा पिसीकल्चर मतलब मछली पालन। और तीसरा है आपका सेरीकल्चर। सेरीकल्चर में क्या करते हैं, रेशम के कीटों का पालन करते हैं ना, रेशम पालन किया जाता है, रेशम के कीटों का पालन करते हैं। और चौथा है आपका यहाँ पे एग्रीकल्चर। तो एग्रीकल्चर तो आप सभी जानते होंगे, ये क्या होता है आपका कृषि से संबंधित होता है ना, कृषि यानी कि खेती से संबंधित होता है, उसको हम एग्रीकल्चर कहते हैं। तो यहाँ पे हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, रेशम पालन क्या कहलाता है, तो वो हो जाएगा आपका सेरीकल्चर है ना, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न दिया आपका, प्रोटिस्टा जगत से संबंध रखने वाले समस्त जीवधारी होते हैं। जो प्रोटिस्टा जगत है ना, जो 5 जगत वर्गीकरण दिया था हमारे विटकर जी ने, है ना, 5 जगत वर्गीकरण किसने दिया था, तो दिया था आपका विटकर ने, है ना, विटकर ने दिया था आपका 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, जो कि कब दिया था, 1969 में दिया था, है ना, 1969 में। तो आप इस सन को भी याद रखिएगा और साइंटिस्ट के नाम को भी याद रखिएगा। इन्होंने 5 जगत वर्गीकरण दिया, जिनमें से पहला क्या था आपका, अगर पूछा जाए तो पहला था आपका मोनेरा, है ना, क्या था आपका, मोनेरा था। दूसरा क्या था, दूसरा आपका ये प्रोटिस्टा जगत था, है ना, क्या था, प्रोटिस्टा, है ना, प्रोटिस्टा। तीसरा क्या था, तो तीसरा आपका कवक यानी कि फंगस। और चौथा था आपका पादप यानी कि प्लांटी। और पांचवा था आपका एनिमिलिया यानी कि जंतु जगत के बारे में इन्होंने क्लासिफाई किया था। तो ये आपके क्या थे, 5 जगत वर्गीकरण जिनको बारे में बताया था। तो यहाँ पे हमको पूछा जा रहा है कि प्रोटिस्टा जगत से संबंध रखने वाले जीवधारी किसके अंतर्गत आएंगे। पहला है एक कोशिकीय यूकेरियोटिक, दूसरा है एक कोशिकीय प्रोकैरियोटिक, तीसरा ऑप्शन है बहुकोशिकीय प्रोकैरियोटिक और चौथा है बहुकोशिकीय यूकेरियोटिक, है ना। तो यहाँ पे आपको पूछा जा रहा है कि कौन कौन से जीव जो होंगे एक कोशिकीय होंगे और यूकेरियोटिक होंगे या प्रोकैरियोटिक होंगे, जिनको हम प्रोटिस्टा जगत में रखेंगे। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा यहाँ पे आपका क्या, प्रोटिस्टा जगत में पूछा जा रहा है तो प्रोटिस्टा जगत में हो जाएंगे आपके यूकेरियोटिक और एक कोशिकीय जीव, है ना, यूकेरियोटिक और एक कोशिकीय जीव। अगर हम इनके एग्जाम्पल की बात करें तो एग्जाम्पल कौन कौन सा हो जाएगा आपका प्रोटिस्टा जगत में, तो वो हो जाएगा आपका यहाँ पे अमीबा, है ना, अमीबा जो हो जाएगा, अमीबा, पैरामीशियम, है ना, पैरामीशियम, है ना, पैरामीशियम, ये आपके क्या होते हैं, तो ये आपके हो जाएंगे प्रोटिस्टा जगत में एक कोशिकीय और यूकेरियोटिक जीव। उसी तरह से हमारा जो एक कोशिकीय और प्रोकैरियोटिक जीव है ये किस में आता है, तो ये आपका आता है मोनेरा जगत में। किस में आता है, मोनेरा जगत में, है ना, मोनेरा जगत में आते हैं, जिसमें आपके क्या कहते हैं, इसमें आपका आ जाएगा बैक्टीरिया, है ना, जितने भी बैक्टीरिया हैं वो आपके आ जाते हैं। बैक्टीरिया हो गया, नीलहरित शैवाल, है ना, नील हरित जो आपका शैवाल है वो भी किस में आ जाते हैं आपके, वो आ जाते हैं आपके एक कोशिकीय प्रोकैरियोटिक जीव, जिसको हम मोनेरा जगत बोलते हैं। इसी तरीके से आपके बहुत 5 जगत है, उसमें सभी जो है अलग अलग तरीके से क्लासीफाई किया गया है। जैसे बहुकोशिकीय है ना, तो बहुकोशिकीय जो होते हैं बहुकोशिकीय यूकेरियोटिक जीव, बहुकोशिकीय यूकेरियोटिक जीव आपके कवक में आ जाते हैं। किसके अंतर्गत आ जाते हैं, आपके कवक के अंतर्गत आते हैं। और कवक के बारे में आप याद रखिएगा कि इसमें जो है आपका प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं होती, यानी कि आपका इसमें क्लोरोफिल जो है वो नहीं पाया जाता। क्लोरोफिल क्या होता है, इसमें एब्सेंट रहता है, नहीं पाया जाता है ना। तो इसको आप याद रखिएगा, कई बार एग्जाम में जो है पूछा जाता है। तो यहाँ पे आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, प्रोटिस्टा जगत में संबंध रखने वाले समस्त जीवधारी कौन से हो जाएंगे, तो वो हो जाएंगे आपके यूकेरियोटिक और एक कोशिकीय, है ना। तो यूकेरियोटिक एक कोशिकीय क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका यहाँ पे, निम्नलिखित में कौन सा वर्णक
बीजों के अंकुरण से संबंध रखता है ना, कौन सा जो वर्णक है यानी पिगमेंट पूछा जा रहा है, कौन सा पिगमेंट जो है आपका बीजों के अंकुरण में क्या रखता है, संबंध रखता है, वो पूछा जा रहा है। पहला ऑप्शन दिया आपका फाइटोक्रोम, दूसरा है आपका प्लास्टोसाइनिन, तीसरा क्लोरोफिल, चौथा है आपका जेंथोफिल। तो फाइटोक्रोम क्या होता है, तो फाइटोक्रोम जो होता है ये एक तरह का वर्णक होता है ना, पिगमेंट जो बीजों में अंकुरण है ना, बीजों में क्या करता है, अंकुरण के लिए, और क्या करता है ये प्रकाश संश्लेषण है ना, फोटोसिंथेसिस करने के लिए आपका हो गया प्रकाश संश्लेषण है ना। तो याद रखिएगा ये जो पॉइंट है प्रकाश संश्लेषण, और क्या दिया है आपका ये जो फाइटोक्रोम होता है प्रकाश संश्लेषण, बीजों के विकास के लिए, उनको बढ़ाने के लिए है ना, और प्रकाश के जो कलर होते हैं उनको ग्रहण करने के लिए क्या होता है, उत्तरदायी होता है ना। प्रकाश जो लाल रंग को ग्रहण करने में उत्तरदायी कौन होता है, तो फाइटोक्रोम जो होता है यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा, जो कि बीजों के अंकुरण से संबंध रखता है। इसी तरह से आपका जो दूसरा ऑप्शन दिया गया है प्लास्टोसाइनिन, तो प्लास्टोसाइनिन क्या होता है, एक तरह का कॉपर युक्त प्रोटीन होता है ना, कॉपर युक्त क्या होता है आपका ये प्रोटीन होता है, क्या होता है, कॉपर युक्त प्रोटीन होता है, जो कि पौधों में इलेक्ट्रॉन का प्रवाहन करता है ना, परिवहन करता है। पौधों में क्या करता है ये, पौधों में इलेक्ट्रॉन का क्या करता है, परिवहन का काम करता है। तो इसको आप याद रखिएगा कि प्लास्टोसाइनिन जो होता है वो आपका कॉपर युक्त एक तरह का प्रोटीन होता है, जो पौधों में इलेक्ट्रॉन का परिवहन करने का काम करता है। अगला जो ऑप्शन दिया गया है आपका यहाँ पे क्लोरोफिल, तो क्लोरोफिल तो आप सभी जानते होंगे कि पौधों में जो पर्णहरिम या फिर हरा रंग जो पाया जाता है वो क्लोरोफिल के कारण ही पाया जाता है, जिसके कारण पौधे क्या करते हैं, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया से अपना भोजन स्वयं बना पाते हैं। तो ये भी ऑप्शन आपका यहाँ पे क्लियर हो गया होगा। और चौथा ऑप्शन है जेंथोफिल, जेंथोफिल क्या होता है, ये ऑक्सीजन युक्त क्या होता है, एक कैरोटीनाइड प्रोटीन होता है ना, ऑक्सीजन युक्त क्या होता है, ऑक्सीजन युक्त, ये आपका क्या होता है, कैरोटीनाइड है ना, कैरोटीनाइड प्रोटीन होता है, एक तरह का क्या होता है ये, एक तरह का कैरोटीनाइड प्रोटीन होता है, जो कि पौधों में लाल रंग है ना, पौधे जो होते पौधे में फल फूल ये सब लाल रंग, पीला रंग है ना, नारंगी रंग, इनके लिए क्या होता है ये उत्तरदायी होता है, कौन, जेंथोफिल। तो इसको भी आप याद रखिएगा। तो यहाँ पे आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, कौन सा वर्णक जो होगा बीजों के अंकुरण से संबंध रखता है, तो वो होगा यहाँ पे आपका फाइटोक्रोम है ना, ऑप्शन नंबर ए जो होगा यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका यहाँ पे, वह उत्तक जो एक हड्डी यानी कि एक अस्थि को दूसरी हड्डी से जोड़ता है ना, कौन सा उत्तक जो है एक हड्डी को दूसरी हड्डी से जोड़ता है उसे हम क्या कहते हैं, तो या इसे हम क्या कहेंगे, यहाँ पे पहला ऑप्शन दिया गया है वशमय उत्तक, दूसरा है उपास्थि, तीसरा है उपकला और चौथा है आपका स्नायु। तो कौन सा उत्तक है जो एक हड्डी को दूसरी हड्डी से जोड़ता है ना, तो यहाँ पे हम सभी ऑप्शन को देख लेते हैं, फिर आप इसका आंसर जो है खुद ही बता देंगे। पहला ऑप्शन दिया गया आपका वसामय उत्तक है ना, तो वसामय उत्तक क्या होता है, एक तरह का संयोजी उत्तक होता है, क्या होता है आपका ये एक तरह का संयोजी उत्तक होता है, जो कि अंगों की रक्षा करता है ना, अंगों की क्या करता है, रक्षा करने का काम करता है, कौन, वसामय उत्तक जो होता है। इसको हम एडिपोज उत्तक के नाम से भी जानते हैं, और ये क्या करता है, वसा को संग्रहित करता है और शरीर को ऊष्मा देता है ना, जो शरीर होते हैं उसको क्या करता है, ऊष्मा देने का काम भी कौन करता है, ऊष्मा देता है। तो कौन देता है, वसामय उत्तक। तो यहाँ से हमें पूछा गया था कि कौन जो है हड्डी को हड्डी से जोड़ता है, तो ये हमारा ऑप्शन जो होगा नहीं होगा, लेकिन आपको इसके बारे में फैक्ट जानकारी मिल गई होगी। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला जो ऑप्शन दिया गया है सॉरी आपका यहाँ पे उपास्थि, उपास्थि किसको कहते हैं, तो उपास्थि को हम कार्टिलेज के नाम से भी जानते हैं, क्या नाम जानते हैं, कार्टिलेज है ना, कार्टिलेज के नाम से भी इसको एक बार देख लेंगे। यहाँ पे आपका हो जाएगा कार्टिलेज है ना, कार्टिलेज के नाम से भी इसको हम क्या करते हैं, जानते हैं। तो ये क्या काम करता है, तो ये शरीर का हमारा लचीला संयोजी उत्तक होता है ना, ये क्या होता है, लचीला या मुलायम होता है ना, बहुत ही मुलायम हड्डी होती है, जैसे कि हमारे नाक की हड्डी हो गई है ना, आप नाक को देख लीजिए, आप ऐसे
मोड़ सकते हैं। उसके बाद आपके कान की हड्डी है ना, ये जो अस्थि होती है, ये जो हड्डी होती है उसको हम क्या बोलते हैं, उपास्थि बोलते हैं ना। तो ये क्या है, बहुत ही लचीली हड्डियां होती है ना। तो इसको भी आप याद रखिएगा कि उपास्थि अगर पूछा जाए तो यह हमारे शरीर की सबसे लचीली हड्डी होती है। एग्जाम्पल के तौर पर नाक की हड्डी और कान की हड्डी। अगला ऑप्शन दिया गया है उपकला उत्तक, है ना। उपकला उत्तक क्या होता है, तो इसको हम एपिथीलियम उत्तक भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, हम एपिथीलियम उत्तक कहते हैं। ये क्या काम करता है, तो ये शरीर की खुली सतह को सुरक्षा देने का काम करता है ना। ये भी क्या करता है, हमारे शरीर को सुरक्षा देता है। तो ये भी हमारा यहाँ पे आंसर नहीं होगा। और लास्ट में ऑप्शन दिया आपका स्नायु। स्नायु को क्या कहते हैं, तो स्नायु को हम लिगामेंट के नाम से भी जानते हैं ना। एग्जाम में लिगामेंट करके भी लिख दिया जाता है ना, तो आप याद रखिएगा स्नायु को हम लिगामेंट भी कहते हैं। और ये हड्डी को हड्डी से जोड़ता है ना, बोन टू बोन ये क्या करता है, जोड़ने का काम करता है। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, है ना। हड्डी को हड्डी से जोड़ने का काम कौन करता है, स्नायु या फिर लिगामेंट करता है। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अगर आपसे यहाँ पे प्रश्न पूछा जाता कि हड्डी को मांसपेशी से कौन जोड़ता है ना, हड्डी को मांसपेशी से, है ना, मांसपेशी से कौन जोड़ता है, अगर पूछा जाता तो उसका सही आंसर क्या होता, तो वो हो जाता है यहाँ पे आपका टेंडन, है ना। टेंडन क्या हो जाता, टेंडन। और टेंडन को कांडरा भी कहते हैं ना, कंडरा भी कहते हैं ना। तो आप याद रखिएगा, ये जो हड्डी को मांसपेशी से जोड़ती है उसको हम टेंडन या कंडरा भी कहते हैं। तो ये भी आपका एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो इन सभी फैक्ट को आप जरूर से याद रखिएगा, क्योंकि ये सब एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसलिए हम जो है आपको सारे ऑप्शन को डिस्कस करके बताते हैं। तो आई होप दोस्तों आपको ये प्रश्न जो होंगे समझ आए होंगे। अगर वीडियो बढ़िया लगा हो दोस्तों तो एक लाइक जरूर करिएगा, शेयर, सपोर्ट और सब्सक्राइब भी जरूर करिएगा। मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।